गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उसमें पहले वाली वीडियो में यूनिट फर्स्ट के दो पार्ट थे, उसमें से फर्स्ट पार्ट था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो सोल्व करवाए थे। अब हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी है और इसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस वाले पार्ट से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम आज की वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट पार्ट बी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पार्ट ए एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। देखना यूनिट फर्स्ट के पार्ट बी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसमें क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो कि मूल्यांकन विधि से, मूल्यांकन साइंटिस्ट का नाम था, मूल्यांकन मेथड से ईएन यानी विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात करने का फॉर्मूला। मूल्यांकन विधि से ईएन ज्ञात करने का फॉर्मूला या सूत्र है, ये एग्जाम में पूछा हुआ था, एग्जाम में पूछेंगे। तो मूल्यांकन साइंटिस्ट का नाम है, उसने विद्युत ऋणात्मकता ईएन को बोलेंगे हम, विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला दिया था मूल्यांकन ने वो था इसका, उसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता को अक्ष एम से लिखें तो फॉर्मूला रहेगा अपना ई ए प्लस में आई ई अपॉन में 2। ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मूल्यांकन विधि से किसी भी एटम्स की विद्युत ऋणात्मकता या ईएन ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के लिए क्या पता होना चाहिए, उसके ई ए और आई ई का मान पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में ई ए क्या है और आई ई क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ये रहेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आई ई आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रो, आई ई यहाँ पे हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस मूल्यांकन मेथड में ये फॉर्मूला रहेगा, ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे ईएन ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। सेकंड क्वेश्चन था कि पोलिंग मेथड से, पोलिंग भी साइंटिस्ट का नाम है, कि पोलिंग मेथड से ईएन ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए। तो फर्स्ट बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि पोलिंग मेथड है वो कभी भी किसी एटम की ईएन है उसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं दिया था पोलिंग ने। पोलिंग नाम का जो साइंटिस्ट था उसने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हमने बोल दिया किसी भी अकेले एटम की ईएन है वो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, तो इसका यूज रहेगा कि इसकी हेल्प से हम दो किसी मॉलिक्यूल्स में जो दो एटम्स होते हैं उन दो एटम्स की जो ईएन का डिफरेंस होता है उसे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ज्ञात करते हैं। अब हम कहेंगे फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि ए बी मॉलिक्यूल्स है, अक्स ए की ईएन है और अक्स बी की ईएन है। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स की ईएन का डिफरेंस है वो पोलिंग मेथड से ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला रहेगा अक्स ए माइनस में अक्स बी इज इक्वल टू 0.208 और यहाँ पे रहेगा डेल्टा ए बी। अब आएगा कि इसमें डेल्टा ए बी है, ये खुद डेल्टा ए बी क्या रहेगा इसमें, तो हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू रखनी है 0.208, ये क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे डेल्टा ए बी को, ये किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एनर्जी ए बी बॉन्ड की एनर्जी, मॉलिक्यूल्स में जो ए बी बॉन्ड है उसकी एनर्जी माइनस में, इसको हम क्या लिखेंगे कि ई किसकी ए ये ए बी मॉलिक्यूल्स बना था A2 प्लस B2 में, तो A2 में क्या है ए के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, B2 में क्या है बी के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसकी बॉन्ड एनर्जी को बोलेंगे ए से, प्लस में इसकी बॉन्ड एनर्जी को हम बोलेंगे बी से, ये रहेगा इस पूरे के इक्वल ये। अब इस फॉर्मूले में चाहे आप डायरेक्ट ये वैल्यू रखो, इसको सोल्व करिए, इस फॉर्मूले को यहाँ पे उठा के रखो, एक ही बात है। तो
इस प्रकार से पोलिंग मेथड्स की हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल्स में ईएन डिफरेंस दो एटम्स का ज्ञात कर सकते हैं। ये रहेगा सेकंड क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है। उस थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो देखें। उसमें पोलिंग और मूल्यांकन मेथड्स में आपस में क्या रिलेशन होता है ये पूछा हुआ है। तो रिलेशन देखें यहाँ पे क्या रहेगा। तीसरा क्वेश्चन रहेगा रिलेशन इन बिटवीन या फिर रिलेशन इन बिटवीन पोलिंग एंड मूल्यांकन मेथड। थर्ड क्वेश्चन है, देखें इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन रहेगा अपना रिलेशन इन बिटवीन पोलिंग एंड मूल्यांकन मेथड। ठीक है, यानी पोलिंग मेथड से भी ईएन कैलकुलेट करते हैं हम और मूल्यांकन मेथड से भी ईएन का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन पोलिंग मेथड से हम किसी मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स की जो ईएन है उसका डिफरेंस क्या है उस मॉलिक्यूल में वो कैलकुलेट करते हैं, और मूल्यांकन वाले से डायरेक्ट हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता है उसको ज्ञात करते हैं। अब दोनों हमने अलग अलग लिख लिए मेथड। ये पोलिंग से फॉर्मूला क्या रहेगा, मूल्यांकन वाले से फॉर्मूला क्या रहेगा। अब हमें क्वेश्चन यदि इस प्रकार से आए हुए कि पोलिंग और मूल्यांकन मेथड्स में रिलेशन लिखना है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोलिंग मेथड और मूल्यांकन मेथड्स हैं वो किसके लिए दिए हुए हैं। तो हम बोलेंगे ईएन कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए हैं। मूल्यांकन मेथड डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट्स की ईएन को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जबकि इसमें किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो एटम्स की ईएन है उसका डिफरेंस ज्ञात किया जाता है। अब इन दोनों में पोलिंग और मूल्यांकन मेथड में जो रिलेशन है वो रहेगा इज इक्वल टू पी पोलिंग वाली ईएन इज इक्वल टू मूल्यांकन की ईएन डिवाइडेड बाय यहाँ पे आता है आपके 5.6 आएगा। ठीक है, ये रहेगा इन दोनों के अंदर रिलेशन। कब आएगा, जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो ई ए प्लस में आई ई, ये वाला। यदि हम इसको बोलेंगे आई ई प्लस में ई ए अपॉन में 2, मूल्यांकन वाला क्या था, मूल्यांकन था आपका ई ए प्लस में आई ई अपॉन में 2, ये मूल्यांकन वाला था। तो इसकी जगह और नीचे से 2 निकाल करके हम ये वाला फॉर्मूला रखें तो क्या बनेगा, पोलिंग और मूल्यांकन रिलेशन बनेगा m अपॉन में 2.8। क्योंकि 2.8 को 2 से करेंगे तभी तो कितना आएगा 5.6 आएगा। तो ये जो रिलेशन होता है पोलिंग और मूल्यांकन के मेथड्स में ईएन कैलकुलेशन में वो रहेगा ये वाला। आगे समझ में, ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि मूल्यांकन मेथड और पोलिंग मेथड है उनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा। तो रिलेशन रहेगा ये वाला, पी का मतलब ये पोलिंग वाली ईएन है और एम का मतलब ये मूल्यांकन वाली ईएन है। ये रहेगा आपका थर्ड क्वेश्चन जिसमें पोलिंग और मूल्यांकन मेथड्स में रिलेशन को बताया गया है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आयोनाइजेशन एनर्जी को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर आएगा अपना आयोनाइजेशन एनर्जी को परिभाषित कीजिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, आयनन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। देखें आंसर क्या रहता है, आयन ऊर्जा को परिभाषित करना। एक नंबर में छोटा क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इसमें आएगा अपना सीधे डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे किसी भी गैसीय परमाणु से, किसी आइसोलेटेड या किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। अब ये पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इस गैसीय एटम के वैलेंस सेल से निकलेगा, सबसे बाहर वाले सेल से निकलेगा। तो हम कहेंगे किसी भी गैसीय एटम के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा
उसकी आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। शो किससे करेंगे? तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन का आई और एनर्जी का ई, इसे आई ई से हम प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, केटायन बन गया, यानी कि आयन बनाना है हमें, एटम से आयन बनाया है तो आवश्यक ऊर्जा आयन ऊर्जा, इसको हम बोलेंगे आई ई फर्स्ट। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयन ऊर्जा प्रथम होगी। अब हमें इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? इस केटायन से निकलेगा, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, एक और निकला है प्लस चार्ज, प्लस पहले था +2 हो गया, प्लस में सेकंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो एनर्जी अपने को चाहिए होगी वो भी आयनन ऊर्जा ही होगी, लेकिन वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए है, इसलिए उसका नाम हो जाएगा सेकंड। इसी प्रकार से जब इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो हो जाएगी आयनन ऊर्जा थर्ड। अब आता है कि इनका ऑर्डर किस प्रकार से लगेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सभी को क्या बोलते हैं हम? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमेशा ही बढ़ता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा तो रहेगी आयन ऊर्जा, सबसे लास्ट वाले 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो थर्ड की सबसे हाईएस्ट होगी, उससे कम वैल्यू रहेगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, और सबसे कम रहेगी यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है उनकी वैल्यू हमेशा ही बढ़ती जाएगी, और ये रहेगी इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इससे डिनोट करेंगे। बाकी आयन ऊर्जा है उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसे देखें कि इसको फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से प्रभावित करते हैं, ये सब वहां पे देखें। सिर्फ एक एक नंबर या दो दो नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ पे सोल्व करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आयरन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयरन ऊर्जा के ऊपर ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मॉलिक्यूल्स है उनको प्राइम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। देखिए 5वां क्वेश्चन रहेगा आपके, देखिए क्वेश्चन है फॉलोइंग निम्नलिखित को प्रथम आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित को अरेंज द फॉलोइंग को प्रथम आयनन ऊर्जा के इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित या अरेंज कीजिए। यह क्वेश्चन आपके निम्नलिखित को प्रथम आयन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित में कौन है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये आए हुए हैं। अब इनको अरेंज करना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में, तो हमें देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। ये सारे एक ही पीरियड के हैं, एक ही आवर्त के। कौन से आवर्त के हैं? ये हैं आपके सेकंड आवर्त के एलिमेंट्स हैं। हम कहते हैं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पे, लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होती है तो सबसे बाहर वाले वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो होना क्या चाहिए कि बोरोन से ज्यादा कार्बन की, अपने को लिखना इंक्रीजिंग ऑर्डर, इससे ज्यादा नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की, फिर नियोन की, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। इसमें अपवाद आता है आपका एक जगह पे, अपवाद में रहेगा ये वाला, नाइट्रोजन के हम लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो रहेगा 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का रहेगा 1s2 2s2 2p4। अब ये आ गया P3, P3 से निकालना है हमें इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, और ऑक्सीजन में निकालना है P4 से। ये क्या है? P3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी ये अधिक स्थायी है इसकी कंपैरिजन में।
जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तब हम कहेंगे कि हाँ जो आयनन ऊर्जा है उसका मान ज़्यादा हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन में हमें एक इलेक्ट्रॉन निकाले और 2p4 से निकाल रहे हैं, तो 2p4 से एक इलेक्ट्रॉन निकलती है 2p3 में आ गया, ये तो क्या था अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये हाफ फिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया, तो ये स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा, आसानी से करेगा, कम ऊर्जा देने पे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। तब यहाँ पे इसका ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक आयन ऊर्जा उसका मान क्या हो जाएगा, इसकी कंपैरिजन में कम हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ ये चेंज होता है ऑर्डर कि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा, बाकी ऑर्डर वही रहेगा कि बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे। किसी भी पीरियड में एक ही पीरियड होना चाहिए, सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, साइज डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज होने के साथ साथ में आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग आयनेशन एनर्जी वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइज है वो आयनन ऊर्जा की क्या रहती है, व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। ये रहेगा आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ये रहेगा इसका, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा कि Mg+2 आयन की त्रिज्या सोडियम आयन से कम होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना कि मैग्नीशियम का जो +2 आयन है उसकी रेडियस या उसका आकार सोडियम आयन से कम होता है क्यों। क्वेश्चन देखो लिखें, Mg+2 आयन की रेडियस या त्रिज्या सोडियम धनायन से कम होती है क्यों। देखें क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर में आएगा इसके कि केटाइंस साइज की बात करें तो यहाँ पे हम केटाइंस की साइज के लिए फॉर्मूला याद रखें, साइज समानुपाती सॉरी व्युत्क्रमानुपाती पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। Mg+2 आयन है और एक है सोडियम धनायन, इसमें देखो +2 चार्ज 2 है, इसमें +1 है, इसमें चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, साइज क्या रहेगी, कम रहेगी, इस वजह से इनकी रेडियस का ऑर्डर तो ये होता है। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट देख लें कि केटाइन की साइज है वो केटाइन के चार्ज से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। केटाइन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी क्या रहेगी, कम रहेगी। सेकेंड, इसको एक और से भी देख सकते हैं, इसका होता है एटॉमिक नंबर 12 और इसका होता है 11 नंबर पे आता है, लेकिन इसमें आता क्या है, इसमें हम बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स 12 थे, 12 एटॉमिक नंबर है, फिर इसमें से 2 बाहर निकल गए, 10 बच गए। फिर आते हैं इसमें प्रोटॉन की बात की, Mg ने जब Mg+2 बना लिया तो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकले, प्रोटॉन तो नहीं निकले, प्रोटॉन तो इसके पूरे कितने हैं, 12 ही हैं। अब इसकी बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं, 11 थे, एक निकल गया। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसमें रहेंगे 11। दोनों में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन दोनों में प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होंगे, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो इसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब 12 प्रोटोनों को 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना है, इसमें 11 प्रोटॉन है जो कि 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं या जेड इफेक्टिव लगा रहे हैं, उस पर तो कौन सा स्ट्रॉन्ग लगाएगा, इसमें ये वाला, क्योंकि इसको तो थोड़ा सा ही काम करना है, केवल 10 इलेक्ट्रॉन खींचना है, उनकी संख्या भी ज्यादा है और यहाँ प्रोटोनों की संख्या भी कम है, कम संख्या है, तो और इन्हें 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो कौन सा प्रबलता से खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, तो हम कहेंगे ये 12 प्रोटॉन है वो इजीली ले लेंगे, इसको 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। तब हम कहेंगे कि यहाँ जेड इफेक्टिव ज्यादा है और यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है, कम है। जेड इफेक्टिव और साइज में रिलेशन देखें तो रहेगा कि जेड इफेक्टिव भी साइज या रेडियस के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जहां पर भावी नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा वहां साइज कम रहेगी, यहाँ जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसकी साइज कम है,
और इसकी साइज ज़्यादा है। साइज रेडियस एक ही बात है, रेडियस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी, रेडियस कम होगी तो साइज कम होगी। ये कांड रहेगा इसमें कि दोनों में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन Mg+2 में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण से इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा तो उसकी साइज या रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये रहेगा इसमें आंसर कि Mg+2 आयन की रेडियस सोडियम आयन से कम होती है क्यों। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युतणात्मकता में अंतर स्पष्ट करो। तो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है आपको, बता देना कि विद्युतणात्मकता क्या है और इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो तो एक प्रकार से एनर्जी होती है, और विद्युत ऋणात्मकता है वो एक प्रकार से पावर या कैपेसिटी होती है। दोनों को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर क्या है वो बताना है। तो हम कहेंगे दोनों को एक साइड में लिखेंगे कि ये आ जाएगा En, और यहाँ पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम कहेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता की डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी अणु में बंध के इलेक्ट्रॉनों को उस अणु में बंधित परमाणु, जैसे ए बी मॉलिक्यूल्स है, ए बी मॉलिक्यूल्स में ये ए और बी के बीच में बॉन्ड है और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ए और बी की En की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम कहेंगे किसी अणु में बंध से बंधित परमाणुओं द्वारा उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की अक्षमता उन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता तो एक प्रकार से क्या होगी, पावर बोले या कैपेसिटी होगी, अक्षमता होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या आएगा कि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, हो सकता है ऊर्जा बाहर से देनी पड़े हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, हो सकता है ऊर्जा उसमें से बाहर रिलीज हो, मुक्त हो, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा या निकलने वाली ऊर्जा वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो ये तो एक ऊर्जा होती है और ये क्या होती है, पावर होती है। आगे समझ में, ये रहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रहेगा आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन में एटॉमिक रेडियस को परिभाषित कीजिए कि परमाणु त्रिज्या को हमें परिभाषित करना है। तो वही रहेगा परमाणु त्रिज्या वाला, तो वही। और उसके साथ में आपको डी ब्लॉक की रेडियस के बारे में पूछा हुआ है। डी ब्लॉक की 4D और 5D श्रेणी है, उसमें साइज का ऑर्डर क्या रहेगा उसके बारे में इसने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले तो पूछिए कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। उसके बाद में इसने नेक्स्ट ये पूछा है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों की 4D और 5D, 4 सीरीज है इसमें, 3D 4D 5D 6D। इसमें से 6D वाली इनकम्प्लीट है, बाकी सारी कंप्लीट है। इसमें जो 4D और 5D है, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, उसमें हमें कंपेरिजन करनी है साइज की। साइज यानी एटॉमिक साइज बोले, रेडियस उसकी करनी है। परमाणु आकार बोले या परमाणु त्रिज्या बोले तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इसमें हम बोलेंगे किसी परमाणु में उसके नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी, अब पता है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम उसकी परमाणु त्रिज्या के नाम से जानते हैं। किसी परमाणु में नाभिक और बाह्यतम कोष या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम उसकी परमाणु त्रिज्या कहेंगे। अब इसमें पूछा है इसने कि डी ब्लॉक है, 4 श्रेणी बताई आपको, 3D 4D 5D और 6D। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें ये जो फोर्थ वाली 6D श्रेणी है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी इसके सभी एलिमेंट्स के अभी तक खोज नहीं हुई है। बाकी ये तीनों बची हुई है वो क्या है, कंप्लीट है। तो इसमें देखें इन दोनों को क्वेश्चन आया हुआ है कि 4D और 5D श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज के बारे में बताइए। तो देखें इसमें, उसके बाद देखें इसमें साइज पूछे ना 4D और 5D साइज। इसमें आता है कि 3D सीरीज से 4D में जाते हैं, 4D से 5D में जाएंगे। 3D से 4D में जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप साइज, मतलब एटॉमिक साइज के ग्रुप में जो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग 3D से 4D में चलेंगे तो साइज इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीज हो रहे हैं और n समानुपाती होता है साइज की, तो n बढ़ेगा, यानी 3 से 4 जा रहे हैं, n ये है, 3 4 5 लिखा हुआ ये, तो n बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ में क्या होगा, साइज भी बढ़ेगी। जब 4D से 5D की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ भी यही रूल लगना चाहिए कि n बढ़ रहा है उसके साथ साइज बढ़ेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4D वाले एलिमेंट्स तो यहाँ आगे 5D में लेंथेनम के बाद, लेंथेनम तो आता है 57 पे और सेकेंड एलिमेंट्स हैफनियम आता है 72 पे। इन दोनों के बीच के यहाँ से जो 14 एलिमेंट्स निकल करके चले गए एफ ग्लोब की लेंथेनाइड या 4F श्रेणी में, और लेंथेनाइड श्रेणी में लगता है एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन लगता है। उस लेंथेनाइड संकुचन के कारण से 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का तो साइज छोटा हुआ ही हुआ बाएं से दाएं चलने पे, उसके साथ साथ में ये कॉन्ट्रैक्शन इन पे भी लग गया, इन पे भी लग गया तो इनका साइज भी छोटा हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाने में 4D से 5D में जाने पे n बढ़ने से जितनी साइज बढ़नी चाहिए थी वो साइज इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण कम हो जाती है। तो ना बढ़ा ना कम हुआ, तो 4D से 5D की तरफ चलने पे तत्वों का जो आकार है वो लगभग समान प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पे 11वें के बाद में जब 12वां जो आता है इसके अंदर, सॉरी 3 का तो नहीं होता चेंज, 3 में 3D से 4D में जाएंगे बढ़ेगी, 4D से 5D में जाएंगे तो भी बढ़ेगी, लेकिन फोर्थ से लेकर के 12 ग्रुप तक जाएंगे तो चौथे ग्रुप का ही 3D एलिमेंट, चौथे का ही 4D, चौथे का ही 5D, तो 3D से 4D में आए तो इससे तो इस तत्व का आकार बड़ा होगा, लेकिन इसका और इसका आकार सेम होगा। किसके कारण से? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से। ये रहेगा 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स में साइज का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार तो ये पूछ लेते हैं 4 ऑप्शन देके कंपटीशन एग्जाम में, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी या सबसे ज्यादा रहेगी? वहां भी फ्लोरीन क्लोरीन का ही मैटर आता है। क्वेश्चन आया डायरेक्ट आया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है क्यों? देखें फ्लोरीन है आवर्त सारणी में यहाँ पे और क्लोरीन आएगा इसमें यहाँ पे, ठीक है। 70वें वर्ग हेलोजन की बात हो रही है, इस प्रकार से प्रेजेंट तो फ्लोरीन उसके नीचे क्लोरीन। हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए कि एक सीरीज में बाएं से दाएं की तरफ चलने पे, लेफ्ट टू राइट चलने पे यहाँ पे देखिए इसमें
ये आता है रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यदि हम क्या देखें कि आवर्त और वर्ग में किस प्रकार से ट्रेंड रहेगा इसमें, तो हमने लिखा था जब हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं चलने पे क्या होता है, ये बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी तो फ्लोरीन की ज्यादा क्लोरीन की कम, क्योंकि क्लोरीन बाद में आता है। लेकिन क्वेश्चन हमने अपोजिट लिखा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। इसका कारण ये रहेगा कि फ्लोरीन की साइज है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो स्मॉल साइज होने के कारण से जब एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा उसे हम फ्लोरीन में जोड़ेंगे, फ्लोरीन की साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका नेगेटिव और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस कारण से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन में इजीली नहीं जुड़ पाता है। इजीली नहीं जुड़ पाएगा इसका मतलब फ्लोरीन की इस आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी बंधुता कम होगी, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण से ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपने अंदर जोड़ लेता है। इस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या बंधुता फ्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा रहती है। तो आंसर आप ये ना कि फ्लोरीन की साइज छोटी होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और इसमें खुद में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होता है, इस कारण से ये आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति इसकी बंधुता कम हो जाती है। इस कारण से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाती है। ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्वेश्चन है। ये हाइड्रोक्साइडों की बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है। क्वेश्चन में बता भी रखा है ऑर्डर, आपको रीजन बताना है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल अक्षार है, बट लेकिन यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से दुर्बल अक्षार है, क्यों। क्वेश्चन ये है वो आपके कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH ट्वाइस से तो स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल अक्षार है, लेकिन ये KOH से दुर्बल अक्षार है, क्यों। यानी ऑर्डर इस प्रकार से है कि MgOH ट्वाइस है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है NaOH, और NaOH से स्ट्रॉन्ग क्या है, KOH। ये ऑर्डर है इसका बेसिसिटी का। हाइड्रोक्साइडों का बेसिसिटी ऑर्डर है वो रहेगा ये वाला। अब ये ऑर्डर क्यों आया है, क्वेश्चन इस पे आया कि ये NaOH इससे तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इससे वीक है, कारण बताओ। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें हम लिखेंगे कि MgOH और OH, यहाँ पे सोडियम OH और यहाँ पे पोटेशियम और ये OH। बेसिसिटी किसके बेस पे मानेंगे कि ये जो OH है वो कितनी इजीली यहाँ इन तीनों में से OH नेगेटिव के रूप में कितनी आसानी से निकालेंगे। ये जितनी आसानी से इन हाइड्रोक्साइडों में से OH नेगेटिव निकलेगा उस हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी या क्षारीयता उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब देखें यहाँ पे कौन से में से निकलेगा इजीली, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि सोडियम वाला जहाँ कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट होता है आवर्त सारणी में, इसके बाद में ये मैग्नीशियम और यहाँ पे होता है कैल्शियम। अब पता है इस पीरियड में बाएं से दाएं चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा है किससे, सोडियम से। इन दोनों की कंपेरिजन कहें तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम है वो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा OH को, क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है। क्योंकि ये टूटेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे Mg+2 और साथ में 2OH नेगेटिव। Mg+2 का मतलब है कि Mg ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड के दोनों OH को, तभी तो ये OH नेगेटिव के रूप में निकले। और मैग्नीशियम की आयन ऊर्जा ज्यादा होती है, इस कारण से ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे पाएंगे इन OH को, तो OH नेगेटिव के रूप में भी इजीली नहीं निकल पाएगा, तो हम कहेंगे ये वीक बेस है। अब NaOH है वो इसके कंपैरिजन में NaOH की आयन ऊर्जा क्या है, कम है।
कम है तो ये थोड़ी सी ऊर्जा देने पे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और आसानी से OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव बन जाएगा। अब बात इन दोनों तो हो गया, इसी कारण से ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। अब इन दोनों की कंपैरिजन करें तो हम क्या मिलेगा कि सोडियम और पोटेशियम इस ग्रुप में पड़ जाते, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे आयरन ऊर्जा क्या होती है, डिक्रीज होती है। पोटेशियम की आयरन ऊर्जा सोडियम से भी कम है, तो पोटेशियम इससे भी आसानी से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे करके इजीली के पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना लेगा। तो इन तीनों में से पोटेशियम की आयरन ऊर्जा कम होने के कारण से पोटेशियम ये KOH जो आसानी से डिसोसिएट होकर के OH नेगेटिव आयन मुक्त कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH की बेसिसिटी या क्षारीयता ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि इनकी इससे कम रहेगी। तो हमें ये किसके बेस पे समझाना है, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम की आयरन ऊर्जा के बेस पे हमें बताना है। जिसकी आयरन ऊर्जा कम होगी वो उतना ज़्यादा क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है वो बनाएगा। ये रहेगा आपके बेसिसिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में कई बार आता है क्वेश्चन रहेगा आपके कि कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके, कॉपर व क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रोमियम का 1s2, क्रोमियम 24 पे एटॉमिक नंबर इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 4s1। होता हालांकि इस प्रकार से कि 4s2 3d4, लेकिन यदि इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस कम होता है, इस कारण से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d5 में आएगा और ये 4s1 में आएगा। अब ये क्या हो गया, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये भी और ये भी। इस कारण से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी या स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सही रहेगा। यही इंपॉर्टेंट है 3d5। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कॉपर का, कॉपर आता है 29 पे, इसमें भी सेम यही है, स्टेबिलिटी की बात ही है इसके अंदर भी 3s2 3p6। होता ये है 3d9 4s2, फिर वही बात है कि इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस कम होने के कारण से 4s कक्षा का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, क्योंकि d10 क्या है, फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण से इसका स्थायित्व भी ज़्यादा रहेगा। ये रहेंगे इसमें क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लगभग हर साल एक साल छोड़ के ये वाले पूछे जाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का पूछा जाएगा फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में से, तो वो कॉपर और क्रोमियम का ही पूछ देगा, इसके अलावा किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा जाता, क्योंकि इस वाले में ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, यदि पूछा जाएगा तो यही आएगा, इसके अलावा नहीं आता। ठीक है, उसके बाद में देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हुए कि आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ये आपकी वीडियो बनाई हुई है पूरी, आयनन विभव और फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी, इसे वहां से देख लें। पूरी वीडियो में सिर्फ यही बताया हुआ है कि कौन से कारक हैं किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। उसके बाद में देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखिए क्या रहेगा। पहले भी पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन और वापस देख लें। क्वेश्चन ये है कि किसी भी तत्व का, हो सकता है क्वेश्चन 2 में आ जाए, 2 क्वेश्चन बन के आ जाए, हो सकता है इसका एक क्वेश्चन आए। क्वेश्चन ये रहेगा आपके कि किसी तत्व का साइज या आकार अपने कैटायन से लार्ज यानी बड़ा
तथा अपने एनाइन से, एनाइन भी उसी का होना चाहिए एलिमेंट का, केटाइन भी उसी का होना चाहिए, लेकिन अपने एनाइन से वट लगा देंगे, लेकिन अपने एनाइन से स्मॉल या छोटा होता है क्यों। अभी क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं। एक में तो क्या पूछेंगे आपसे, यहाँ पे एक में पूछा जाएगा किसी तत्व का आकार अपने केटाइन से बड़ा होता है क्यों, या फिर किसी तत्व का आकार अपने एनाइन से छोटा होता है क्यों, या फिर इस प्रकार से पूछ लें कि किसी धनायन का, किसी केटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम को हिंदी में बोलते हैं जनक परमाणु, अपने जनक परमाणु से छोटा होता है क्यों। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि किसी एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है क्यों। तो एटम ए है, मान लीजिए इसी का केटाइन है और इसी का एनाइन है, तो इस एटम का एनाइन का साइज हमेशा बड़ा होता है अपने एटम से, पेरेंट एटम से, जिससे पेरेंट एटम का मतलब जिस एटम से वो बना है, और केटाइन का साइज हमेशा ही छोटा रहेगा पेरेंट एटम से। तो ये ऑर्डर रहेगा, केटाइन का साइज छोटा, इसका बड़ा, इसका उससे बड़ा होगा। इसका कारण क्या रहेगा, देखें इसमें क्या, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे सोडियम, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, बच गया Na पॉजिटिव। अब ये सोडियम ए है, ये इसका केटाइंस है, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसमें 11, प्रोटॉन रहेंगे इसमें 11, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 और प्रोटॉन हैं 11। वही बात है, ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, दोनों प्रोटॉन सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 11 प्रोटॉनों को 11 इलेक्ट्रॉनों पे काम करना पड़ रहा है, और 11 प्रोटॉनों को 10 ही इलेक्ट्रॉनों पे काम करना पड़ रहा है। 10 इलेक्ट्रॉनों पे काम इजीली करेंगे तो इसका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, और जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है उसकी साइज छोटी होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सोडियम धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा हो गया, ये वाला हो गया, क्योंकि जेड इफेक्ट ज्यादा है इसमें। जहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो तब भी जेड इफेक्टिव ज्यादा है, प्रोटॉन सेम है, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन कम हो, वहाँ जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ का जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसकी बात करें दोनों की, तो यहाँ पे एनाइंस हम लिखते हैं क्लोरीन, और केटाइंस, सॉरी ये ए लेके क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Cl नेगेटिव बना लिया। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 17, प्रोटॉन कितने हैं 17, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 18, प्रोटॉन कितने हैं 17। प्रोटॉन सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां कम होंगे वहां जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, उसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है, साइज बड़ा है, इसीलिए हम कहेंगे इसका साइज बड़ा है, वो जहां जेड इफेक्टिव ज्यादा है उसका साइज छोटा है। तो ये हो गया ऑर्डर कि केटाइन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा, और एनाइन का साइज हमेशा ही अपने पेरेंट एटम से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये इसका आंसर रहेगा। इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई उसमें भी यही बताया हुआ है, दोनों एग्जाम्पल करवाए हुए पहले से। ये रहेंगे आपके यूनिट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बी पार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, उसमें प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, और इसका जो ए पार्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके क्वेश्चन से हम पहले की वीडियोज में कर चुके हैं। ये रहेंगे सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे। तो यूनिट फर्स्ट के प्रीवियस ईयर में आए हुए दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों पार्ट से कंप्लीट हो गए, दोनों पार्ट से क्वेश्चन अलग अलग वीडियोज में। इसके बाद सेकंड यूनिट्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आज के लिए इतना ही।